1933 से 1945 तक जोसेफ गोबल्स नाजी जर्मनी का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था और एक तरह से हिटलर की आईटी सेल का मुखिया था। मानो वो हिटलर सुप्रियाश्नेत था। वो कहता था कि एक झूठ को कई बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। कांग्रेस पार्टी गोबल्स के सिद्धांत को शब्दशः अपनी राजनीति में लागू करती दिखाई दे रही है। अब राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र हेडलाइन के साथ एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने एक बार फिर दावा किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी की गई। कांग्रेस के शहजादे ने अपने दावे के समर्थन में पॉइंट वाइज कई तर्क भी दिए हैं। आइए इस वीडियो में हम बिंदुवार उनके दावों की सच्चाई को जांचते परखते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी बार बार ऐसा क्यों करती है और इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से खामोश राहुल गांधी अचानक क्यों कूदने लगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में राहुल गांधी दावा करते हैं कि 2023 में इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट में संशोधन करके सरकार ने तय कर लिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही करें। वे कहते हैं कि एलओपी को उसमें रखा गया है लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि 2-1 के बहुमत से चुनाव आयुक्त का चुनाव हो जाएगा। मजे की बात यह है कि इससे पहले चुनाव आयुक्त को चुनने का ऐसा कोई पैनल था भी नहीं। सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त नियुक्त करवाते थे। मतलब अब एक पैनल है, पैनल में चर्चा होती है, प्रधानमंत्री रहते हैं, एक केंद्रीय मंत्री रहते हैं और नेता विपक्ष रहते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। नेता विपक्ष या फिर किसी को विरोध करने तक का अधिकार नहीं था क्योंकि किसी से पूछा ही नहीं जाता था। याद कीजिए 2005 में कैसे नवीन चावला को चुनाव आयुक्त सिर्फ इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वे सोनिया गांधी और गांधी परिवार के करीबी थे। बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव से बिल्कुल पहले चावला को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ऐसा तब किया गया जब हर दिन चावला पर कांग्रेस के लिए काम करने के आरोप लगे। कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने लगभग 60 साल देश पर शासन किया और इस दौरान अधिकतर समय खुद ही चुनाव आयुक्त चुनती आई है। राहुल गांधी की भाषा में खुद ही अंपायर चुनती आई है। अब तो फिर भी एक पैनल अंपायर को चुनता है। अपने लेख में दूसरे स्टेप में राहुल गांधी दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़े गए। वे कहते हैं कि 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 8.98 करोड़ वोटर थे। मई 2024 लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर 9.29 करोड़ हुए, यानी 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े। लेकिन नवंबर 2024 विधानसभा चुनाव तक 9.70 करोड़ वोटर हो गए, यानी 5 महीने में 41 लाख वोटर बढ़ गए। सवाल यह है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कई बार वोटर लिस्ट पार्टियों के उम्मीदवारों को दी थी। कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी बार बार वोटर लिस्ट दी गई, किसी ने सवाल नहीं उठाया। दूसरी बात, 9.29 करोड़ से 9.70 करोड़ वोटर हुए क्योंकि नए वोटर जुड़े। चुनाव से पहले आयोग नए वोटर जोड़ने का कैंपेन चलाता है, इस बार भी चलाया। तो इस कैंपेन से और दूसरे तमाम तरीकों से जो कैंपेन चलाए गए उनसे वोटर्स जुड़े। इतनी बड़ी संख्या में वोटर क्यों जुड़े, इसके पीछे एक कारण राजनीतिक दल भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद भाजपा ने संघ और दूसरे सनातनी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। परिणाम यह हुआ कि संघ के लोगों ने महाराष्ट्र में गांव-गांव में ठेले डाले और लोगों को वोटिंग करने, वोटर बनने के लिए प्रेरित किया। इससे बड़ी संख्या में लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया। तीसरे स्टेप में राहुल गांधी दावा करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी की गई। उनका कहना है कि 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज में 7.83% की बढ़ोतरी देखी गई। वे कहते हैं कि 7.83% 76 लाख वोटर्स के बराबर होता है। मजे की बात यह है कि चुनाव आयोग उनके इस दावे को पहले ही पूरी तरह से खारिज कर चुका है। ईसीआई ने बताया है कि 5 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज अधूरा डेटा जो पोलिंग स्टेशन से आता है उसके एस्टिमेट पर आधारित होता है, जबकि फाइनल वोटर टर्नआउट सभी पोलिंग स्टेशन के सभी डेटा को मिलाकर निकाली जाती है। इसमें वे वोटर्स भी शामिल होते हैं जो कि 5 बजे तक पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे होते हैं, क्योंकि चुनाव के नियम लाइन में लगे लोगों को 5 बजे के बाद भी वोट डालने की अनुमति देता है। आयोग का कहना है कि यही एसओपी है और ऐसा पहले के चुनावों में भी होता आ रहा है। दोस्तों ये भी याद रखिए कि 76 लाख एडिशनल वोटर्स का आंकड़ा भी कोई तथ्यों पर नहीं है। ये राहुल गांधी ने स्वयं ही परसेंटेज के आधार पर नंबर कैलकुलेट करके निकाला है। अपने लेख में चौथे स्टेप में वे दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं, लेकिन उन 85 विधानसभाओं के 12,000 बूथों पर वोटर्स जोड़े गए जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि हर बूथ पर 5 बजे के बाद 600 वोट पड़े। सवाल यह है कि अगर पड़े तो फिर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट कहां थे? फॉर्म 17C कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ने क्यों स्वीकार किया, जिसमें बताया जाता है कि कितने वोट पड़े कितने नहीं? क्या कांग्रेस के पोलिंग एजेंट भी भाजपा के लोग हैं?
अगर ऐसा है तब तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। राहुल गांधी गोबल्स की तरह एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर भी वे यही कर रहे हैं। इसी क्रम में वे कामठी विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां कम वोट मिले थे, जबकि विधानसभा में ज्यादा मिल गए। ये दिखाता है कि बीजेपी ने गड़बड़ी की। अब आप बताइए क्या तर्क दिया जाए इसका। लोकसभा का चुनाव केंद्र का चुनाव होता है, विधानसभा किसी संसदीय सीट के अंतर्गत आती है। उस चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, अलग तरह से लोग वोटिंग करते हैं। उसकी तुलना विधानसभा चुनाव से कैसे की जा सकती है। विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, इसीलिए लोगों ने बड़ी संख्या में एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिए होंगे। इसमें नया क्या है। अपने 5वें और अंतिम स्टेप में राहुल गांधी दावा करते हैं कि चुनाव आयोग फोटो वाली वोटर लिस्ट प्रोवाइड नहीं करवाता। इसके अलावा वे ये भी दावा करते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के 1 महीने बाद जब हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज शेयर करने को कहा, तो केंद्र सरकार ने आयोग के साथ मिलकर चुनावी नियमों में बदलाव कर दिया, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज ना देनी पड़े। दोस्तों, सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, बिना फोटो की वोटर लिस्ट शेयर की है। बिना फोटो की इसलिए क्योंकि वोटर लिस्ट में फोटो मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, चुनावी नियमों में बदलाव किए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के एक्सेस के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जा सके। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके कानूनी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रदान किए जा सकते हैं। कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने वोटिंग की फुटेज अलग अलग अदालतों को अलग अलग मामलों में प्रदान की है। अभी तक देश के किसी भी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आयोग फुटेज देने में आनाकानी कर रहा है। इस तरह देखें तो राहुल गांधी के सभी दावे तथ्यों से परे हैं। सभी दावे वही पुरानी बातों को दोहराते हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने पहले ही खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है और इस समय क्यों कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शायद सोरोस जैसे अपने आकाओं के इशारों पर बार बार एक पैटर्न के तहत ऐसा करती है जिससे कि वोटर्स के मन में, देश के आम लोगों के मन में देश की संस्थाओं के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति संदेह पैदा किया जा सके, संवैधानिक संस्थाओं को संदिग्ध बनाया जा सके। नहीं तो आप विचार कीजिए, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में जब उसी सिस्टम के तहत कांग्रेस जीतती आई है तो सब कुछ एकदम चंगा है, लेकिन उसी सिस्टम के तहत अगर महाराष्ट्र में पार्टी हारती है तो चुनाव आयोग को ही संदिग्ध बनाने का प्रयास करती है। अब दूसरा सवाल है कि इसी समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग का मुद्दा लेकर क्यों कूद पड़े। इसके पीछे 2 मुख्य कारण दिखाई देते हैं। पहला ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस खाली हाथ है। नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान देकर राहुल गांधी ने कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया है। दूसरी तरफ बिहार में चुनाव होने वाले हैं और पार्टी का बुरी तरह से हारना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है जिससे कि ईवीएम और चुनाव आयोग पर हार का दोष डालने में आसानी रहे। राहुल गांधी के दावों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।